हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 176। इससे पहले इस कहानी के 175 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। संजना का फ़ोन वाइब्रेट होता है। संजना ने अपना फ़ोन देखा तो शायद उसके किसी आशिक का फ़ोन आ रहा था। संजना ने जल्दी से फ़ोन कट करके कहा कि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझे एक हैंडसम डैशिंग रिच बंदा मिल गया है, समझ गए ना। और आइंदा से मेरे पास कभी भी फ़ोन मत करना। तो चलिए देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। तो वहीं बाहर वानरसेना मधु जी और रमेश जी से इजाज़त लेकर चली गई थी। जैसे ही वो सब अपने घर प्रताप हाउस के गार्डन में पहुंचते हैं, वैसे ही नील थोड़ा सा गुस्से में आगे बढ़कर संकल्प की बाजू को पकड़ लेता है और फिर उसके गले को एक ही हाथों से दबाते हुए बोलता है कि क्या बकवास कर रहा था तू वहाँ पर, बहुत ज्यादा मुंह चला रहा था ना वहाँ पर। बार बार आपकी समधन आपको देखकर मुस्कुरा रही है, बड़े पापा ये बोल रही है वो कर रही है, खाना बनाने वालों के तो हाथ को चूम लेना चाहिए। तू चाहता क्या है? ये कहकर नील ने दो चार संकल्प के हाथ मार दिए थे और फिर तभी संकल्प भी अंदर भागता हुआ चिल्लाता हुआ बोलता है कि बड़ी माँ मुझे बचा लो, बड़ी माँ प्लीज़, तुम्हारे पतित परमेश्वर ने तो मेरी पिटाई कर दी है, बड़ी माँ प्लीज़ मुझे बचा लो, आकर बचा लो बड़ी माँ। और तभी घर की सारी औरतें जल्दी से बाहर आती हैं और संकल्प जो धीरे से किट्टू के पीछे जाकर छुप जाता है। अवनी नील के सामने आ गई और फिर उसके सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए बोलती है कि मुझे तो समझ में नहीं आता है तुम्हारा हो क्या गया है, तुम्हें हो क्या जाता है यार, जब देखो बस मेरे बच्चे के पीछे पड़े रहते हो आप, दूर हटो, क्या कर दिया है मेरे संकल्प ने ऐसा जो उसे मार रहे हो। नील भी बोलता है कि अच्छा क्या नहीं किया है इसने, वहां पर जाकर हम इसे लेकर गए थे इसका रिश्ता सिया के साथ करने के लिए, ये वहां मेरा रिश्ता सिया की मम्मी से कराने लगा था, पूछो अपने लाडली से। ये सुनकर तो सब बहुत ही ज्यादा हैरानी से संकल्प को देखने लगते हैं। तो संकल्प ने भी अपना सिर हल्का सा खुजाकर कहा कि अरे बड़ी माँ, वो इन्हें देखकर बार बार शर्मा रही थी और बार बार इन्हें खाना खाने के लिए रोक भी रही थी, और तो और किसी से बात भी नहीं कर रही थी, बस बड़े पापा से ही बातें कर रही थी। वो तो बहुत ही ज़्यादा लाइन मार रही थी इनके ऊपर। और फिर आपको बताऊं एक बात, बड़ी माँ बहुत ही ज़्यादा सेक्सी थी, मधु आंटी बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रही थी वो। अरे आपका फिगर तो उनके सामने पानी भरता है पानी। अवनी तो हैरानी से बस संकल्प को घूरे जा रही थी और फिर नील जो एक और कदम संकल्प की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए, तो अवनी फिर से बीच में आते हुए बोलती है कि बस बस करो ना, आपको पता तो है ना संकल्प बहुत ज़्यादा मजाक करता है, उसकी तो ऐसी आदत ही है ना करने की। नील ने भी अवनी की तरफ देखकर हल्के से गुस्से में कहा कि किसी दिन मजाक मजाक में ये मेरे और मधु के साथ फेरे भी करवा देगा और फिर तुम करती रहना अपने बच्चों का सपोर्ट, समझ गई ना तुम। तो संकल्प भी अब किट्टू के पीछे से निकलकर प्यार से बाहर आता है और बोलता है कि देखो बड़े पापा, इस बात को तो आप झुठला नहीं सकते हो कि मधु आंटी बार बार आपको देख रही थी और बार बार आप पर लाइन मारने की कोशिश भी कर रही थी, बार बार आपसे ही बातें कर रही थी। यकीन नहीं आता है तो पापा, बड़े पापा और फूफा जी से भी पूछ लो आप, वो खुद ही आपको सच बता देंगे। तो नील ने अभी अपने तीनों ही भाइयों की तरफ देखा तो तीनों ने ही हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी। नील ने भी रुद्र को थोड़ा सा गुस्से में घूर कर देखा तो रुद्र ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा कि ऐसा ही होता है नील, जब मुझे गुस्सा आता है ना तब तू भी ऐसे ही शांत होता है, और फिर आज जब तुझे गुस्सा आ रहा है ना तो फिर मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी तेरे साथ थोड़ा सा मजाक कर लूं, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर रुद्र ने भी अवनी की तरफ देखते हुए कहा कि संकल्प बिल्कुल ठीक कह रहा है, इस बात में तो बिल्कुल भी झूठ नहीं है कि मधु जी बार बार नील से ही बातें कर रही थी, इस पर लाइन मारने की कोशिश कर रही थी, आखिर हमारे भाई की पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है। तभी निहाल बोलता है कि अवनी अपने पति को बचा कर रखो तुम, इस उम्र में भी तेरा पति बाज नहीं आ रहा है, हर जगह बस फ्लर्ट करने में लग जाता है। देखो हम वहाँ पर गए थे संकल्प के रिश्ते के लिए और ये तो है जो अपना ही टाका भिड़ा कर वहाँ पर आ गया। यह सुनकर तो नील अभी अपनी आंखें फाड़े निहाल को ही घूर रहा था और तभी शुभ भी बोलता है कि अब जीजा जी को क्यों आंखें फाड़ कर देख रहे हो भैया, ऐसे देखने से हम डर थोड़ी ना जाएंगे, अपने इस धड़कते दिल पर थोड़ा सा कंट्रोल करो, जवान बेटा है बहू है, कल को दादाजी भी बन जाओगे आप, और फिर इस उम्र में ये सब कुछ शोभा देता है क्या, कितनी शर्म की बात है भाई। मैं तो अब नील भैया के साथ कभी भी कहीं भी नहीं जाऊंगा, एक आधी हसीन औरत भैया के पीछे लैला हो गई तो फिर तो मेरा तो जैसे कुछ भी नहीं होगा, मुझे तो ये सब
सब कुछ इस उम्र में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। नील तो अभी आंखें फाड़े अपने भाइयों को घूर घूर कर देखे जा रहा था। आज ऐसा लग रहा था कि जैसे तीनों ही भाई मिलकर उसकी बैंड बजा रहे हैं, जानबूझकर उसे फंसा रहे हैं। और फिर उसने नील की तरफ देखा और फिर अवनी को भी हल्की हल्की सी हंसी आ गई थी। और फिर उसने नील के सीने पर हाथ रखकर हल्का सा रब करते हुए कहा कि बस बस ज़्यादा टेंशन मत लो आप, वरना हार्ट अटैक आ जाएगा, समझे आप। अब ये बताओ कि जिस काम के लिए गए थे वहाँ पर वो काम हुआ या फिर नहीं? किस काम के लिए गए थे याद है ना आपको? करीब 20 मिनट के बाद सब सिटिंग एरिया में आकर बैठे हुए थे और फिर संकल्प की तरफ देख रहे थे। संकल्प ने भी अपने कंधे उचकाकर कहा कि बता तो दिया है ना मैंने, अगर इस घर में शादी करनी है तो फिर संजना से कर दो मेरी शादी। मुझे सिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वैसे भी सिया ने सबको अपनी पसंद के बारे में भी तो बता दिया है। वो खुद ही मुझसे शादी नहीं करना चाहती, वो तो किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को प्यार करती है, उसके साथ शादी करना चाहती है। वो अमेरिका में रहता है ना बड़े पापा? दादा दादी ने भी नील की तरफ देखा तो नील ने भी अपने कंधे उचकाकर कहा कि चंद्रकला, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें। ना सिया को संकल्प पसंद है और ना ही संकल्प को सिया पसंद है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब हमें किसी भी तरह से जबरदस्ती से इस रिश्ते को इन दोनों में बांध देना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ ये शादी हो। रही बात संजना की, अगर संकल्प को संजना पसंद है तो मुझे कोई भी एतराज नहीं है। दादी ने फिर रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र बोलता है कि दादी, मुझे लगता है कि इतनी जल्दी कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए हमें। आज हमने पहली बार ही संजना को देखा था और पहली बार में ही तो सभी अच्छे लगते हैं ना हमें। अगले हफ्ते अंशिका और अरमान की सगाई है, उसमें मधु और रमेश जी को, दोनों लोगों को ही इनवाइट कर लेते हैं और फिर उनकी दोनों बेटियां भी वहां पर आ जाएंगी। फिर संजना को अच्छे से देखभाल कर हम डिसीजन कर लेंगे कि हमें संजना के साथ संकल्प की शादी करनी चाहिए या फिर नहीं, वो संकल्प के लिए सही है भी या फिर नहीं। ऐसा ना हो कि वो भी संकल्प जैसी ही हो जाए यार, फिर तो घर में बवाल ही हो जाएगा, दोनों को ही एक बड़ा गैंग हो जाएगा फिर। ये सुनकर तो सब हंसने लगे थे और फिर तभी शुभ बोलता है कि हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये तो है ही बच्चा, वहाँ पर ऐसी हरकतें कर रहा था कि जैसे मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि संकल्प मेरा बेटा है। और तभी किट्टू ने भी शुभ की बाजू पर हल्का सा मार कर कहा कि बस बस बहुत हो गया है आप लोगों का, बार बार मेरे संकल्प को कुछ भी मत कहा करो आप सब। सबसे होनहार तो यही बेटा है मेरा, इनके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है और फिर हर प्रॉब्लम के लिए आइडिया भी तो इसी के पास ही होता है ना। सब बहुत देर तक मधु और रमेश और उनकी दोनों बेटियों के बारे में ही बातें करते रहते हैं। तभी रूहान ने रूही की तरफ देखते हुए कुछ इशारा किया और फिर रूही को भी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर रूहान उसे क्या बोलना चाह रहा है। फिर वो भी धीरे से बातें सुनने लगती है। उसे भी अब सबके साथ बैठकर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वैसे भी बचपन से वो अकेली ही रह रही थी, फैमिली के नाम पर तो बस नियति ही उसके पास थी, जो उसकी बहन भी थी और पूरी फैमिली भी थी। दोनों बहनें किट्टू के पास आकर बैठकर वानर सेना की बातें सुन रही थी और तभी रूहान बार बार रूही को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, बार बार उसे इशारे किए जा रहा था। लेकिन रूही जो एक बार भी रूहान को देखती और फिर से वानर सेना की तरफ उनकी बातों पर ध्यान लगाकर उनकी बातों को सुनने लगती। तभी नील ने कहा कि रूही बेटा, तुम्हारे कमरे में एक डायरी रखी होगी ना, कल मैंने तुम्हारे पति को दे दी थी, उसने वो अपने कमरे में रख ली होगी, लाके दे दोगी क्या मुझे? मुझे उसका थोड़ा सा काम है। तो रूही ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। उसके जाते ही रूहान ने नील की तरफ देखा और फिर आंखों ही आंखों में उसे थैंक यू बोल दिया। फिर वो भी खड़ा होकर बोलता है कि माँ, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है, गुड नाइट, अब मैं जा रहा हूँ सोने। और सभी एक साथ बोलते हैं कि गुड नाइट बेटा। तो रूहान भी अब चुपचाप से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था और तभी सबके हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। उसने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और वो समझ चुका था कि सब उसकी ये हरकत समझ चुके हैं। फिर वो पलटकर सबको देखकर बोलता है कि तुम लोगों को तो थोड़ी सी दया आती ही नहीं है मुझ पर, बड़े पापा को थोड़ी सी दया आ रही है तो तुम सब में मेरा मजाक बना रहे हो, तुम्हें सबको मजाक सूझ रहा है मेरा। इतना कहकर वो चुपचाप से अपने कमरे की ओर चला गया था, क्योंकि रूहान को इस वक्त बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी अपनी फैमिली के साथ बैठकर। कमरे में जाकर उसने देखा तो रूही अभी डायरी ढूंढ रही थी, जो उसे मिल ही नहीं रही थी। कमरे में डायरी होती तो ही मिलती ना उसे। रूहान भी सीधा गया और फिर उसने रूही को पीछे से अपने बाहों में भरते हुए प्यार से कहा कि क्या ढूंढ रही हो तुम, इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो? तो रूही बोलती है कि वही डायरी जो बड़े पापा भी मांग रहे थे, कहाँ पर रख दिया है आपने, बता दीजिए ना, मैं जल्दी से उन्हें देकर आ जाऊंगी। तो रूहान ने भी अपना चेहरा रूही की गर्दन में छुपाते हुए प्यार से कहा कि अरे बड़े पापा कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, मैं तुम्हें ऊपर आने का इशारा कर रहा था ना, लेकिन तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था। तुम तो बस लगातार बातें सुनने में इतना ज़्यादा ध्यान लगा रही थी कि तुम्हें मेरी बातें समझ ही नहीं आ रही थी।
और फिर जिसे नहीं समझना था उसने समझ लिया और फिर इसीलिए बहाना बनाकर उन्होंने तुम्हें ऊपर भेज दिया कमरे में। तो रूही भी हैरानी से पलट कर अब रूहान की तरफ देखने लगती है। उसे तो अब बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। फिर वो धीरे से बोलती है कि बड़े पापा कितने ज्यादा कूल है ना, सबकी प्रॉब्लम्स को झट से सॉल्व कर देते हैं, सबको समझते हैं, संकल्प निर्भय बाकी सबको पीटने से बचा भी लेते हैं और फिर देखो ना सब उनके साथ मजाक भी कर लेते हैं, उन्हें किसी भी बात का बुरा नहीं लगता है। सच बताऊं ना बड़े पापा बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं बड़े पापा। तो रूहान बोलता है कि हाँ ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रूही, बड़े पापा सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा समझदार भी हैं, सबके फेवरेट और हमारे क्या रीडर्स भी फेवरेट हैं उनके। तुम्हें पता है बड़े पापा हमेशा अपनी ज्ञानेंद्रियों को एक्शन मोड में ही रखते हैं, तभी तो सबकी बातों को झट से समझ जाते हैं, बिना किसी के बोले ही उन्हें सब पता होता है। रूहान ने एक बार फिर से रूही को अपने गले लगाते हुए प्यार से कहा कि वो सब छोड़ो ना रूही, तुम भी क्या पड़ी हो बड़े पापा की बातों को लेकर बैठ गई हो, अभी हमें थोड़ा सा प्यार करना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता है कि हमें अपनी शादी को आगे बढ़ा लेना चाहिए? तो रूही भी ना समझी में बोलती है कि हम कैसे आगे बढ़ा पाएंगे, बढ़ तो रही है हमारी शादी आगे, हम बस कोशिश ही करेंगे कि हमारे बीच लड़ाई ना हो, बस इसी के साथ तो बढ़ेगी ना। तो रूहान बोलता है कि तुम्हें देखकर लगता भी है कि तुमने कभी किसी से लड़ाई की होगी। तो रूही की तो अब हल्का हल्का सा गुस्सा आ गया था और फिर वो थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलती है कि रूहान ये मत कहो कि मुझे लड़ना नहीं आता है, मैं बहुत ज़्यादा लड़ती हूँ, अभी आपने देखा नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा लड़ लेती हूँ। तो रूहान बोलता है कि अच्छा तो ठीक है फिर लड़कर दिखाओ मुझे कैसे लड़ते हैं। तो रूही अभी कुछ सोच कर बोलती है कि एकदम से कैसे लड़ूँ, जब आप कोई गलती करेंगे या फिर मुझे गुस्सा दिलाएंगे तो लड़ूंगी ना आपसे, ऐसे कैसे लड़ लूँगी। तो रूहान बोलता है कि और किस तरह की गलती करूँगा मैं जो तुम मुझसे लड़ाई करोगी, कैसे लड़ोगी तुम मुझसे। तो रूही बोलती है कि अगर आपका चक्कर कहीं बाहर होगा ना तो मुझे लड़ना ही पड़ेगा आपसे, तब तो मुझे गुस्सा आ ही जाएगा। तो रूहान ने भी रूही के गाल को हल्के से किस करके कहा कि ऐसा तो कभी नहीं होगा, बड़ी मुश्किल से तो तुम पसंद आई हो मुझे और फिर अब किसी और लड़की के ऊपर अपने इमोशंस को मैं बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मुझे ये बिल्कुल घाटे का सौदा लगता है। यू नो बिजनेसमैन हूँ मैं, फीलिंग्स में भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट ढूंढता हूँ मैं। इतना कहकर उसने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और फिर रूही को भी समझते देर नहीं लगी कि अभी रूहान उससे क्या चाहता है और वो भी हल्का हल्का सा शर्मा जाती है। अगले ही पल रूहान ने रूही को अपने गोद में उठाया और फिर सीधा बेड पर लेकर आ जाता है। देखते ही देखते दोनों ही एक दूसरे को महसूस करने लगे थे, दोनों ही एक दूसरे की बाहों में थे। अगली सुबह बंदरों की टुकड़ी शॉपिंग कर रही थी, बस रूहान निव्यांश वहां पर नहीं थे। दोनों को ही आज ऑफिस में बहुत सारा काम था, बाकी सब तो शॉपिंग कर रहे थे क्योंकि फाइनली अंशिका की सगाई फिक्स हो गई थी। अरमान और अंशिका भी बहुत ज़्यादा खुश होकर आपस में ही शॉपिंग कर रहे थे। उन्हें देखकर संकल्प मन ही मन देखकर बोलता है कि यार एक वक्त तब था जब अंशिका की दक्ष के साथ सगाई हो रही थी, तब इस बदरिया के चेहरे पर मुस्कुराहट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी और फिर अब देखो अरमान के साथ कितना ज़्यादा खुश है। भगवान करे ऐसे ही खुश रहे हमारी ये बंदरिया। वैसे अगर ये खुश भी नहीं रही ना तो फिर अरमान को तो मैं पीट पीट कर बंदर बना दूंगा। और फिर संकल्प ये सब कुछ मन ही मन सोच रहा था कि तभी उसकी नज़र एक काउंटर पर जाती है जहाँ पर संजना शॉपिंग कर रही थी और फिर उसी के पीछे सिया भी खड़ी हुई थी जिसने अभी संजना के शॉपिंग बैग्स को पकड़ा हुआ था। संजना को वहाँ पर देखकर संकल्प के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और दिल में डबल स्पीड के साथ रोमांस। फिर वो निर्भय के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोलता है कि यार लड़की देख रहा हूँ मैं। कौन सी लड़की? निर्भय ने भी अब संकल्प की तरफ देखकर पूछा। तो संकल्प बोलता है कि अरे वही जिसने व्हाइट कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई है वही संजना है और फिर वो जिसके पीछे वो खड़ी है ना सूट सलवार पहने हुए वही तो सिया है, सिया जिसे पापा ने मेरे लिए पसंद किया था, पर ये तो पहले ही किसी और से प्यार करती है, इसके साथ तो मेरा कोई चांस ही नहीं है। तभी निर्भय बोलता है कि यार ये जो शॉर्ट ड्रेस पहने हुए खड़ी हुई है ना ये तुझे पसंद आ गई है क्या? तो संकल्प ने भी मुंडी हिलाते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल। तो निर्भय ने भी गर्दन हिलाते हुए कहा कि मुझे ये लड़की ठीक नहीं लगती है यार। आखिर निर्भय अपने पापा का ही तो बेटा था, उसके अंदर अपने पापा वाले सभी गुण थे। निहाल भी झट से जान जाता था कि वो सामने वाला कैसा है। उसे भी संजना में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही थी। गड़बड़ तो अब सबको लग रही थी संजना में, लेकिन खुलकर कोई भी नहीं बता पा रहा था। निर्भय बोलता है कि क्यों ठीक नहीं लग रही है यार?
देख तो कितनी ज़्यादा अच्छी है, सुंदर है, गुड लुकिंग है, और फिर क्या चाहिए। संकल्प ने भी निर्भय की तरफ देखकर बोला, सुंदर तो सिया भी है, गुड लुकिंग भी है, और फिर वो अलग बात है कि उसने बहुत ही सिंपल से कपड़े पहने हुए हैं, वरना अगर वो भी शॉर्ट ड्रेस ऐसे ही पहन ले और इतना ही ज़्यादा मेकअप कर ले तो ये तेरी संजना ना उसके सामने पानी भर देगी, समझा तू। तो संकल्प बोलता है कि यार तेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं तुझे संजना के बारे में बता रहा हूँ और तू है जो मुझे सिया के गुणगान कर रहा है मेरे सामने। भाई मैंने सिया को रिजेक्ट नहीं किया है, बल्कि सिया किसी और से प्यार करती है, और फिर जिसे वो प्यार करती है वो अमेरिका में जॉब करता है, अच्छा खासा इंजीनियर है, पैसा कमाता है। तो निर्भय बोलता है कि अच्छा वो काम करता है तभी उसने तुझे रिजेक्ट कर दिया क्या, क्योंकि तू ना निठल्ला है ना। यह सुनकर तो संकल्प ने थोड़ा सा गुस्से में निर्भय की तरफ घूर कर देखा और बोला कि तू आशिका का और निशी का ध्यान रख, समझा तू। मैं मिलकर आता हूँ संजना से, वैसे भी पापा ने कहा है कि पहले संजना को परखेंगे, उसके बाद ही मेरा रिश्ता उसके साथ होगा। संकल्प सीधा संजना और सिया के पास गया, और फिर संजना तो अभी शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा बिजी थी, लेकिन सिया ने तो संकल्प को देख लिया था और फिर देख कर ही एक मीठी सी मुस्कुराहट पास कर दी थी। संकल्प ने भी बदले में अब सिया की तरफ देखा और फिर एक मीठी सी मुस्कुराहट उसे पास कर दी। दोनों ही एक दूसरे को मुस्कुराकर देखते हैं और फिर वो सीधा जाकर संजना के कंधे पर अपना हाथ मारकर बोलता है कि संजना तुम यहाँ पर शॉपिंग कर रही हो क्या। तो संजना ने भी अब संकल्प को वहाँ देखा तो उसके चेहरे पर भी एकदम से चमक आ गई थी और मुस्कुराहट भी आ गई थी। फिर उसने भी अपने हाथ में जो शॉपिंग बैग्स पकड़े हुए थे वो भी सिया की ओर बढ़ाते हुए कहा कि सिया ये बैग भी पकड़ो ना, मैं नहीं पकड़ पाऊंगी। तो सिया के पास पहले ही बहुत सारे शॉपिंग बैग्स थे संजना के, पर संजना को तो वो मना करने का मतलब था कि मामा मामी से फिर से टॉर्चर होना, इसीलिए सिया कुछ भी नहीं बोल सकती थी। उसने चुपचाप से बिना किसी शिकायत के उसके सभी बैग्स को फिर से जैसे तैसे पकड़ लिया था। संकल्प ने जब ये सब कुछ देखा तो उसे सिया के लिए थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था, लेकिन फिलहाल तो वो संजना की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा खो गया था। उसे तो बस संजना की खूबसूरती ही नजर आ रही थी। संजना संकल्प को देखकर बोलती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो संकल्प ने भी बहुत ही स्टाइल से जवाब दिया कि वो देख रही हो ना, वो मेरी बहन है अंशिका, और वो उसके साथ जो खड़ा है ना वो मेरा होने वाला हैंडसम सा अरमान, जो मेरा जीजा बनने वाला है। उन दोनों की ही शादी है, उनके लिए ही शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर आए हैं हम सब। इतना कहकर संकल्प ने अंशिका और अरमान की तरफ इशारा कर दिया। संजना ने भी अरमान की तरफ देखा तो उसकी तो नीयत अरमान पर ही आकर खराब हो गई थी। संजना भी अरमान को ही घूर घूर कर देखे जा रही थी, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। कर भी क्या सकती थी, वो तो पहले ही अंशिका का हो चुका था। संजना भी मन ही मन बोलती है कि यार प्रताप खानदान में कितने हैंडसम लड़के रहते हैं। अगले ही पल संजना थोड़ा सा मासूम बनते हुए हल्की आवाज में बोलती है कि अरे आप यहाँ पर खड़े क्यों हैं, चलिए चलिए ना बैठकर बातें करते हैं, ऐसे खड़े होकर आपके पैर दुखने लगेंगे। संकल्प ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर वो दोनों ही एक रेस्टोरेंट की ओर बढ़ जाते हैं। पीछे पीछे से सिया भी आ रही थी। संजना थोड़ा सा आगे धीरे से चलती है और फिर संकल्प जो थोड़ा आगे बढ़ जाता है। संजना ने फिर से पलट की देखा तो सिया वहां पर खड़ी थी और फिर उसे आंखें दिखाते हुए धीरे से बोलती है कि मेरे और उसके पीछे आने की जरूरत नहीं है तुझे, यहीं कहीं कोने में खड़ी हो जाओ, समझी तुम। ये सुनकर तो सिया की आंखों में आंसू आ गए थे। सिया ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर वहीं पर रुक जाती है। वहीं दूर से ही निर्भय सिया को देख रहा था। उसे सिया के लिए बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था। सिया भी चुपचाप से एक पिलर के पास अपना सामान लेकर वहीं पर खड़ी हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ संकल्प और संजना दोनों ही आकर रेस्टोरेंट के अंदर बैठ गए थे। संकल्प ने अभी बाहर सिया को खड़े हुए देखा तो वो बोलता है कि वो अंदर नहीं आएगी क्या, उसे भी अंदर बुला लेते हैं। तो संजना ने बड़ी ही एटीट्यूड के साथ कहा कि यार समझदार है वो, हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है ना, मैंने कहा था ना उसे अंदर चलने के लिए, लेकिन वो बोली कि मैं नहीं आ सकती हूँ, उसे विंडो शॉपिंग करनी है, इसीलिए वो वहीं पर खड़ी हो गई। इसीलिए खड़ी है तो सामान भी ले लेगी, वो सब कुछ छोड़ो ना, अब बताओ कि क्या खाओगे। इतना कहकर संजना ने अभी मेन्यू की तरफ देखा और फिर संकल्प जो कुछ बोलता उससे पहले ही संजना ने वेटर को बुलाकर कहा कि मेरे लिए एक आइसक्रीम, एक गार्लिक ब्रेड और एक मेप कप ले आना, और हाँ बाकी का ऑर्डर इस सर्ट दे देंगे तुम्हें। इतना कहकर उसने मेन्यू संकल्प की तरफ बढ़ा दिया और फिर थोड़ा सा मुस्कुराकर उसे देखने लगी। तो संकल्प अभी काफी ज्यादा हैरानी से संजना को ही देखने लगता है, जो थोड़ी देर पहले उससे उसकी पसंद पूछ रही थी और फिर उसने सबसे पहले अपने लिए ही सब कुछ ऑर्डर कर दिया था और फिर मेन्यू उसकी तरफ बढ़ा दिया था। लेकिन संकल्प तो अभी ओपन माइंडेड लड़का था, उसने भी ज्यादा माइंड नहीं किया और फिर जल्दी से मेन्यू की तरफ देखा, उसे लेकर वो कुछ ऑर्डर कर देता है। तो वहीं बाहर सिया जो चुपचाप से खड़ी हुई थी, उसकी आंखें हल्की हल्की सी नम हो चुकी थी, उसके चेहरे पर बिल्कुल भी मुस्कुराहट नहीं थी, बहुत ज्यादा उदासी उसके चेहरे पर आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि
कि जैसे वो ज़िंदगी को जीना ही नहीं चाहती है, बल्कि जैसे तैसे काट रही हो। हर रोज़ भगवान से प्रार्थना करती थी कि वो इस ज़िंदगी से आज़ाद हो जाए, लेकिन शायद इतनी जल्दी उसकी ज़िंदगी में आज़ादी लिखी ही नहीं थी। भगवान ने भी उसके थोड़े से कष्ट बढ़ा दिए थे। निर्भय से भी देखा नहीं गया और फिर वो चुपचाप से जाकर सिया के पास खड़ा हो जाता है। फिर वो सिया से बोलता है कि मेरा नाम निर्भय है, आपके घर आए थे ना निहाल राजपूत, मैं उन्हीं का ही बेटा हूँ, निर्भय राजपूत। तो सिया ने भी मुस्कुरा कर निर्भय की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट उसे पास कर दी। निर्भय ने भी मुस्कुरा कर कहा कि चलो ना, हम भी चलकर अंदर बैठकर बातें करते हैं। तो सिया बोलती है कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, आप जाइए ना, आपकी फैमिली वेट कर रही होगी, मैं यहीं पर ठीक हूँ, बस संजना आ जाएगी फिर घर चली जाऊंगी। सिया की बात सुनकर निर्भय ने भी पलट कर देखा तो अरमान, निशी और अंशिका भी शॉपिंग में बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो निर्भय भी थोड़ा सा तेज आवाज़ में बोलता है कि अंशिका अंशिका। तो अंशिका ने भी पलट कर निर्भय की तरफ देखा तो तेज आवाज़ में बोला कि मैं सिया के पास बैठा हूँ, जब शॉपिंग हो जाएगी ना तो तुम बता देना मुझे, मैं यहीं पर रेस्टोरेंट में सिया के साथ हूँ। तो अंशिका को भी अब आधी अधूरी बातें सुनाई देती हैं, लेकिन वो समझ गई थी कि निर्भय अभी उससे क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि वो वहीं पर रुकेगा, वो लोग शॉपिंग करके वहाँ पर आ जाएं। इसीलिए उसने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर से शॉपिंग करने में बिजी हो जाती है। निर्भय ने फिर सिया से कहा कि अब मेरी फैमिली की टेंशन मत लो तुम, मैंने उन्हें बता दिया है ना, तो वो अब मेरे लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। चलो ना, हम दोनों भी बैठकर बातें करते हैं जैसे संजना और संकल्प कर रहे हैं। तो सिया को तो अब काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं संजना गुस्सा ना हो जाए, और फिर अगर वो गुस्सा हो जाती थी तो फिर मामा मामी को बढ़ा चढ़ा कर पता नहीं क्या क्या बता देती थी, और फिर मामा मामी अपना सारा गुस्सा सिया पर ही निकाल देते थे, उसे और भी बुरी तरह से टॉर्चर करते थे। इसीलिए सिया ने फिर से निर्भय को मना करते हुए कहा कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ, कोई बात नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ, आप जाइए। तो निर्भय को भी कुछ गड़बड़ लग रही थी और फिर इसीलिए वो जानबूझकर सिया के साथ बैठना चाहता था, लेकिन सिया जो बार बार उसे मना कर रही थी, इसी वजह से निर्भय का शक और भी ज़्यादा यकीन में बदल रहा था। इसीलिए उसने सिया को ज़्यादा फोर्स नहीं किया और फिर थोड़ी देर तक निर्भय इधर उधर देखता रहता है। फिर वो जल्दी से एक रेस्टोरेंट के अंदर गया, वहाँ से 2 चेयर लेकर आता है और फिर उसने सिया की तरफ चेयर बढ़ाते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, तुम अंदर नहीं चलना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मत जाइए, आप यहाँ पर तो बैठ सकती हो ना, यहीं पर बैठ जाओ। अब सिया भी नहीं मना कर पाती है क्योंकि निर्भय उसे बहुत देर से अपने साथ कंफर्ट कराने की कोशिश कर रहा था, उसे बार बार हेल्प कर रहा था और अंदर चलने की कोशिश कर रहा था। सिया भी वहीं पर बैठ जाती है और फिर उसके पास निर्भय भी चेयर लेकर बैठ गया और ये सब कुछ निशी भी दूर से देख रही थी। और कहीं ना कहीं निर्भय का सिया के पास बैठना, उससे इतनी देर तक बातें करना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, या ये कह सकते हैं उसे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। लेकिन वो क्या कर सकती थी, फिलहाल तो उसने अपनी जलन को दबा लिया था क्योंकि वो खुद ही अभी राहुल और निर्भय दोनों में ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या राहुल को भूल गई है या फिर उसने निर्भय को अपना लिया है, क्या उसने निर्भय का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। उसे अभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं था और ये सब कुछ सोचते सोचते उसका दिमाग और भी ज़्यादा खराब होने लगा था। निर्भय निशी दोनों ही इधर उधर की बातें करने लगते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर बैठा संकल्प बातें तो संजना से कर रहा था, लेकिन ना जाने क्यों उसका ध्यान तो बार बार अभी बाहर बैठी सिया और निर्भय पर ही जा रहा था। वो बार बार उन दोनों को देख रहा था और संजना जो इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर कर रही थी। हालांकि सिया संकल्प को पसंद नहीं आई थी, मगर फिर भी बार बार सिया को देख रहा था संकल्प, जैसे उसकी आंखों ने उसकी बातों को मानना छोड़ दिया हो। तो संजना भी बहुत देर से बोली जा रही थी, अपनी बातें संकल्प को बता रही थी, लेकिन मजाल था कि संकल्प ने उसकी एक भी बात अच्छे से सुनी हुई, बस वो तो निर्भय और सिया को ही देखने में घुस गया था। बाहर बैठे हुए निर्भय और सिया दोनों ही आपस में बातें कर रहे थे। बातें क्या, निर्भय तो बस सिया से ऐसी बातें कर रहा था और फिर सिया ना चाहते हुए भी हंस पड़ती थी। उसे तो अब निर्भय की बात सच में बहुत ज़्यादा फनी लग रही थी और सिया जब हंसती थी तो निर्भय को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सिया को हंसाकर कितना ज़्यादा पुण्य का काम कर रहा, उसे भी सिया को हंसाकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो वहीं निशी जो शॉपिंग तो कर रही थी, लेकिन बार बार उसका ध्यान तो अभी निर्भय को ही देखने में लगा हुआ था। उसकी आंखें तो लगभग छलक आई थी, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उसने भी अपनी फीलिंग्स को जैसे तैसे कंट्रोल कर लिया था। और फिर संजना और संकल्प दोनों ही आपस में बातें कर रहे थे। संजना ने अब जाकर नोटिस किया कि संकल्प तो उसकी बातें कम ही सुन रहा है और फिर बार बार बाहर की तरफ ज़्यादा देख रहा है। तो संजना ने भी अब गुस्से में अब बाहर की तरफ देखा तो सिया और निर्भय दोनों ही बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। सिया बहुत ज़्यादा हंस रही थी, निर्भय के साथ वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील कर रही थी। उसे हंसता हुआ देखकर संजना अंदर ही अंदर जलकर राख हो चुकी थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, वो अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल कर रही थी। फिर उसने संकल्प की तरफ
तरफ देखते हुए थोड़ा तेज आवाज़ में कहा कि अब चले, बहुत देर हो गई है हमें यहाँ पर बैठे हुए। तो संकल्प ने अभी भी नहीं सुना था। अब तो संजना को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। फिर उसने फिर से कहा कि संकल्प चलें, तो संकल्प ने दूसरी बात भी नहीं सुना था और फिर संजना ने भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में टेबल पर अपना हाथ मारा और फिर संकल्प का ध्यान अब जाकर संजना की ओर गया था। संकल्प ने संजना की ओर देखा तो संकल्प ने कहा कि क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों हो? संजना धीरे से बोलती है कि कुछ नहीं, चलो अब चलते हैं, अब मुझे यहाँ पर नहीं बैठना। तो संकल्प ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर वेटर से कहा कि बिल लेकर आओ प्लीज़। तो थोड़ी देर में ही वहाँ पर एक वेटर बिल लेकर आ जाता है। तो संकल्प ने अभी बिल पे किया और फिर संजना के साथ बाहर की तरफ आ जाता है। दोनों ही अब सिया और निर्भय के पास आ गए थे। सिया ने जैसे ही संजना को वहां पर आते हुए देखा, वो अपनी जगह से एकदम से हड़बड़ाती हुई खड़ी हो जाती है, जैसे उसके अंदर बहुत ज़्यादा डर हो संजना को देखकर। थोड़ी देर पहले वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी निर्भय के साथ, निर्भय से बातें करके मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब जब उसने संजना को उसके पास आते हुए देखा तो उसके चेहरे की सारी मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई थी और चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा डर आ गया था। उसने जल्दी से सारे बैग्स फिर से उठा लिया और फिर संजना ने निर्भय की तरफ घूर कर देखा तो निर्भय बोलता है कि हाय, मैं हूँ निर्भय राजपूत, संकल्प का कजन ब्रदर। तो संजना ने भी मुस्कुरा की तरफ निर्भय की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा कि हेलो और फिर सिया को देखकर चलने का इशारा किया। तो सिया भी चुपचाप से बैग्स उठाकर वहां से जाने लगती है। उसे तो अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अब संजना उसके साथ क्या करेगी। उसका दुपट्टा चेयर पर फंस गया और जिस वजह से सिया थोड़ा सा लड़खड़ा जाती है, लेकिन सिया गिरती उससे पहले ही निर्भय ने उसे संभाल लिया था। सिया के सारे बैग जमीन पर जाकर गिर जाते हैं। सिया बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। निर्भय ने अभी सिया को खड़ा किया और फिर उसका दुपट्टा चेयर से सुलझाया। फिर सिया के साथ मिलकर उसने सिया के सारे बैग्स जो जमीन पर गिर गए थे उसे उठाया। फिर उसने संजना की तरफ देखकर हल्के से गुस्से से बोलता है कि चलिए, मैं आप लोगों का सारा सामान बाहर तक छुड़वा देता हूँ, ऐसे आप लोग इसे सामान को नहीं ले जा पाएंगी। सिया अकेले इतने सारे बैग्स नहीं उठा पाएगी। सिया डरती हुई आवाज में लड़खड़ाते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं खुद ही उठा लूंगी। संजना को तो अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका चेहरा भी गुस्से से पूरी तरह से लाल हो चुका था, लेकिन उसने खुद को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर लिया था। अगर वो वहां पर गुस्सा करती तो शायद संकल्प सामने अपनी ही इमेज को खराब कर लेती और फिर वो कुछ भी करके अपनी इमेज को संकल्प के सामने तो बिल्कुल भी खराब करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो तो अच्छे से जानती थी कि संकल्प कितना ज़्यादा अमीर है और खासकर वो इतना ज़्यादा हैंडसम भी था। वो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने हाथों से तो कभी भी नहीं जाने देने वाली थी, क्योंकि संजना सच में अपनी माँ की तरह बहुत ज़्यादा चालाक थी। आधे बैग्स निर्भय ने उठा लिया और फिर आधे बैग सिया ने उठा लिया। संजना अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए आगे चल जाती है और फिर संकल्प ने अपने भाई की तरफ देखा। जब सिया की हेल्प करते हुए देखा तो उसने भी अब सिया के बैग्स को अपने हाथों में लेते हुए कहा कि लाओ, मैं पकड़ लेता हूँ, तुम रहने दो, तुम चलो, हम दोनों ही इस बैग को लेकर आ जाएंगे। तो सिया ने फिर से अपनी नम आंखों से ना में गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, रहने दो आप, मैं उठा सकती हूँ, मैं खुद ही उठा लूंगी, वैसे भी निर्भय मेरी हेल्प कर रहे हैं ना। संकल्प भी अपनी आदतों से मजबूर होकर मुस्कुरा कर सिया से बैग्स ले लेता है, लेकिन तभी उसकी नजर अभी सिया के हाथ पर जाती है, जहां पर अभी कट का निशान लगा हुआ था। संकल्प ने धीरे से सिया के हाथों को छूकर पूछा कि ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है, किसी ने तुम्हें मारा है क्या? सिया ने भी जल्दी से अपना हाथ पीछे संकल्प के हाथों से झटक कर खींच लिया और फिर बोलती है कि नहीं, कुछ नहीं, बस सब्जी काटते हुए चाकू लग गया था, मुझे कौन मारेगा भला। न जाने क्यों संकल्प को ऐसा लगा कि शायद सिया उससे झूठ बोल रही है। फिर भी उसने सिया की बात को मान लिया और फिर मुस्कुरा कर कहा कि ओके। फिर दोनों ही भाई सिया को छोड़ने के लिए मॉल के बाहर चले गए थे, जहाँ संजना भी गाड़ी के पास में ही खड़ी हुई थी। संजना ने शायद पहले ही कैब बुक कर ली थी और फिर वो सिया का इंतजार कर रही थी। निर्भय और संकल्प सारे बैग्स लेकर संजना के पास आ गए थे। उन्होंने सारे बैग्स डिक्की में रख दिए और फिर संजना ने भी संकल्प को देखकर बाय कहा और फिर गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। तो सिया ने भी अब निर्भय की तरफ देखा और फिर उसे हाथ हिलाकर बाय करके वो भी आकर गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। निर्भय भी अब बहुत ही प्यार से सिया को बाय बोलता है और फिर गाड़ी का गेट बंद कर देता है। थोड़ी देर में ही गाड़ी तो वहां से हवा की तरह चली गई थी। दोनों ही भाई अब गाड़ी को ही जाता हुआ देख रहे थे। निर्भय संकल्प की तरफ देखता हुआ बोलता है कि यार, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। सिया बहुत ही अच्छी लड़की है और बहुत ही ज़्यादा सीधी है, लेकिन मुस्कुराती बिल्कुल भी नहीं है। अब गड़बड़ तो संकल्प को भी थोड़ी थोड़ी लग रही थी कि आखिर ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो सिया के साथ है, लेकिन उसने भी निर्भय के सामने कुछ नहीं कहा। और फिर थोड़ी देर में ही अरमान, अंशिका और निशी भी मॉल के बाहर आ जाते हैं। निर्भय ने जैसे ही निशी
निशी के हाथ से बैग्स लेने की थोड़ी सी कोशिश करी तो निशी ने भी गुस्से से दांत पीसते हुए धीरे से कहा कि ताकि कोई सुन ना ले, उस लड़की के बैग जाकर उठाओ। मेरे बैग उठाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने बैग्स को उठा लूंगी, समझे तुम। इतना कहकर वो गुस्से से कार की तरफ बढ़ जाती है। निर्भय तो बहुत ही ज्यादा हैरान था, मगर फिर भी निर्भय के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो मन ही मन बोलता है कि यार, एक पंथ दो काज, वाह वाह वाह। वैसे तो ये अपने दिल की बात कहेगी नहीं मुझसे, ना ही मेरे प्रपोजल को ऐसे एक्सेप्ट करेगी, लेकिन ये तरीका तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया जिससे ये मेरा प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लेगी। अब ये जितना सिया से जलेगी मैं इसे उतना ही ज़्यादा जलाऊंगा। तो निर्भय अभी खुद में ही बड़बड़ा रहा था और फिर तभी संकल्प ने उसके कमर पर एक हाथ मारकर कहा कि साले, अब चले यहाँ से या फिर यहीं पर बड़बड़ाता रहेगा। निर्भय ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और वो सब गाड़ी के अंदर आकर बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं संजना जो मुंह फुलाकर अभी गाड़ी में गुस्से से बैठी हुई थी और सिया जो चुपचाप से बैठी बाहर की तरफ देख रही थी, उसे तो बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था। संजना को इस वक्त सिया पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना कि उसने बिना सोचे समझे ही गाड़ी में ही सिया को मारना शुरू कर दिया था। उसने 2-3 बार सिया को जोर जोर से मारा भी था। ड्राइवर ने जब ये सब कुछ देखा तो गाड़ी रोकते हुए पीछे पलटकर संजना को थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहा कि देखिए मैडम, तमीज से बैठिए मेरी गाड़ी में, ऐसे मारपीट मत करिए वरना मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा आपकी। आप दोनों लड़ने लगोगी और फिर मैं फंस जाऊंगा, समझिए। आप चुपचाप से बैठी रहो, ये गाड़ी आपके पापा की नहीं है जो आप यहाँ पर ऐसे ही बैठकर लड़ती रहोगी। चुपचाप से बैठी रहिए। सिया तो चुपचाप से नम आंखों से अब गाड़ी के कोने में होकर बैठ गई थी और फिर संजना जो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, वो बार बार अपने हाथों को गुस्से से मल रही थी। फिर उसने ड्राइवर की तरफ गुस्से से घूर कर देखा और कहा कि गाड़ी मैंने बुक करी है तो इसमें जिसे मैं कहूंगी उसको ही तुम बैठाओगे, समझे तुम। फिर उसने भी सिया की तरफ घूर कर देखा और फिर गुस्से से बोलती है कि उतरो, अभी के अभी इसी गाड़ी से उतरो। तो सिया भी अब नम आंखों से देखकर कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे उतर जाऊँ, मैं तो यहाँ के रास्ते भी नहीं जानती हूँ, मैं घर नहीं पहुँच पाऊंगी। तो संजना बोलती है कि कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा बस इसी रास्ते में 3 घंटे के लिए चलोगी तो फिर घर पहुँच जाओगी, समझी तुम। सिया भी उम्मीद भरी आंखों से ही अब संजना को देख रही थी कि ताकि वो उसे बैठा ले गाड़ी में, लेकिन संजना को तो खास कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि उसने गाड़ी से उतरकर सिया की तरफ जाकर सिया का गेट खोला और फिर गुस्से से उसकी बाजू पकड़कर उसे उतारती हुई खींचते हुए बाहर लेकर आती है और बोलती है कि बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा था ना तुम्हें निर्भय के साथ दांत फाड़ने का, बहुत ही ज़्यादा हंसी ठिठोरी कर रही थी। अब मैं दिखाती हूँ तुम्हारी मदद करने, निर्भय आता है या फिर उसका बाप आता है, समझे तुम। कहा था ना कि मेरे साथ चलोगे तो बस चुपचाप से चलोगी बिना किसी आवाज़ के, लेकिन तुम्हें तो बहुत ही ज़्यादा हंसना था, अमीर लड़कों को फंसाना है ना तुम्हें। अब मैं भी देखती हूँ कि सड़क पर पड़ी होकर तुम कैसे किसी को फंसाती हो, कैसे अमीर लड़के तुम्हें फंसाते हैं, समझे तुम। इतना कहकर संजना ने अभी सिया की बाजू छोड़ दी और फिर खुद आकर गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को देखकर बोलती है कि अब आप चुपचाप से चलो, समझे तुम। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, अगर ज्यादा बकवास की ना तो सच कहती हूँ रेटिंग कम दे दूंगी और फिर कह दूंगी कि तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए बेहतर यही होगा कि मेरे मामलों में अपनी सलाह देनी बंद कर दो, चुपचाप से जो मैं कर रही हूँ वो करने दो और अब यहाँ से चुपचाप से चलो। तो ड्राइवर ने भी बात को ज्यादा न खींचते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी और फिर सिया की आंखें एक बार फिर से नम हो गई थी। उसे तो बहुत ही ज्यादा रोना आ रहा था और साथ ही साथ डर भी लग रहा था। वो अपनी नम आंखों से उस गाड़ी को जाता हुआ देख रही थी। पिछले 1 साल से सिया ऐसे ही जी रही थी, उसे हर रोज ऐसे ही सब लोग टॉर्चर करते थे। जब मन करता था संजना उसे मारती थी, जब मन करता था उसके मामा मामी उसे बहुत ज्यादा पीटते थे और फिर वो कुछ भी नहीं कर पाती थी, चुपचाप से रोती रहती थी। और करती भी तो कैसे, क्योंकि उसके पास तो कोई सपोर्ट करने वाला था ही नहीं। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो एक बार अगर गलती से भी वानर सेना के सामने अपना एक आंसू तक टपका देती तो रुद्र तो वहीं के वहीं उसके मामा मामी की बैंड बजा देता, उनको वहीं जिंदा गड़ा देता। लेकिन वो अभी कुछ भी नहीं जानती थी वानर सेना कैसी है और कैसे उसके साथ बिहेव करेगी, इसीलिए वो अपना दुख बता नहीं पाई वानर सेना को। फिलहाल तो सिया के पास पैदल घर जाने के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था और फिर वो ये भी अच्छे से जानती थी कि घर जाते ही उसे मामा मामी का गुस्सा भी झेलना पड़ेगा, उनका भी टॉर्चर सहना पड़ेगा। अब सिया अपनी जिंदगी से बहुत ही ज्यादा तंग आ चुकी थी, उसे बहुत ही ज्यादा रोना आ रहा था अपनी लाइफ पर, इसीलिए उसने अब सुसाइड करने के लिए सोच लिया था। वो चुपचाप से सड़क पर चलती रहती है, उसकी आंखों के सामने वो पल दौड़ने लगता है कि जब उसके नानू उसे छोड़कर चले गए थे, जब हमेशा के लिए उसकी सारी दुनिया खत्म हो गई थी, जब मामा मामी ने उसे टॉर्चर करने से सारी हदें पार कर दी थी, जब संजना जो उससे 2 साल की छोटी भी थी वो भी उसे बहुत ज़्यादा मारती थी, हर वक्त उसकी बेइज्जती करती थी। सिया को एक एक करके वो सारे पल याद आ रहे थे, उसके आंखें में फिर से आंसू आ जाते
जाते हैं उसे याद आता है कि जब ना जाने कितनी ही रातें वो बिना कुछ खाए भी सो गई थी, जब वो काम करते करते बेहोश हो जाया करती थी। जब तक उसके नानू जिंदा थे सिया ने घर के काम को हाथ तक नहीं लगाया था, ना ही उसे पता था कि घर के काम कैसे होते हैं। बस वो हमेशा खुश खुश रहती थी, वो सब अपने नानू का ख्याल रखती थी। और फिर जैसे ही धनराज की मौत हो गई थी वैसे ही उसकी ज़िंदगी एकदम से नरक बनती चली गई। उसके मामा मामी ने उसका टॉर्चर करना शुरू कर दिया था और अब सिया उस नरक से बहुत ज़्यादा थक गई थी, अपनी ज़िंदगी से हार चुकी थी। इसीलिए उसने अब सुसाइड करने का डिसीज़न ले लिया था और फिर वो मर जाएगी या फिर कहीं और दूसरी जगह चली जाएगी, लेकिन अब अपने मामा मामी के घर कभी भी लौट कर नहीं जाएगी। ऐसी ज़िंदगी से तो शायद अच्छी मौत ही होगी उसके लिए। यही सब सोचती सोचती वो सिया रास्ते पर ही चलती जा रही थी और फिर तभी उसकी टक्कर एक गाड़ी की से हो जाती है। सिया भी जमीन पर पड़ी हुई थी और फिर उसके माथे से हल्का हल्का सा खून निकल रहा था। सिया तो अब पूरी तरह से हार चुकी थी अपनी ज़िंदगी से। उसकी आंखों के सामने एक लग्जरी गाड़ी आकर खड़ी हुई थी और देखते ही देखते वो बेहोश हो गई थी। सिया की आंखें जब खुलती हैं तो उसने खुद को हॉस्पिटल के अंदर देखा और एक बार फिर से अपनी किस्मत पर रोने के अलावा उसके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो मन ही मन बहुत ही ज़्यादा उदास थी और उसकी आंखें फिर से नम हो गई थी। वो उठने की धीरे धीरे कोशिश करने लगती है कि तभी किसी ने उसे हल्का सा उठाया तो सिया ने भी सामने देखा तो वो कोई और नहीं था, निहाल था जो उसके सामने खड़ा हुआ था। सिया निहाल को पहचान गई थी और वो धीरे से बोलती है, अंकल मैं यहाँ कैसे आ गई? तो निहाल ने कहा कि हाँ, तुम यहाँ पर सड़क पर किसी ने तुम्हारा एक्सीडेंट कर दिया था, मेरी गाड़ी वहीं से गुजर रही थी तो तुम्हें देखा तो मैं यहाँ पर लेकर आ गया तुम्हें, लेकिन तुम सड़क पर अकेली क्यों चल रही थी बेटा? कोई प्रॉब्लम थी क्या तुम्हें? तो सिया भी कुछ भी नहीं बोलती है। उसकी आंखें फिर से हल्की हल्की सी नम हो चुकी थी। वो चुपचाप से अपनी नजरें झुकाकर बैठी रहती है। उसे पता ही नहीं था कि वो अब निहाल को क्या जवाब दे, क्योंकि उसके पास तो कोई जवाब ही नहीं था। इतने में ही निहाल ने फिर से सिया से कहा कि बेटा सिया तुमसे ही पूछ रहा हूँ, क्या कर रही थी तुम? सड़क पर अकेले कहीं जा रही थी क्या? और तभी मामा मामी और संजना तीनों ही भागते हुए उस कमरे में आ जाते हैं। माथा पीट पीट कर तेज तेज रोने लगते हैं। सिया को भी अब अपनी किस्मत पर थोड़ी थोड़ी हंसी भी आ रही थी और थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। उसने आज पहली बार मरने का ट्राई किया था और अब वो ठीक से अभी मर भी नहीं पाई थी कि तभी सिया मन ही मन खुद से बोलती है कि सच कहती है मामी, मुझसे कोई काम ढंग से नहीं होता, कोई काम नहीं कर पाती हूँ मैं, मुझे तो मरना भी नहीं आता है। और तभी मामी ने भी झूठा प्यार दिखाते हुए रोती हुई आवाज़ में कहा कि मेरी बच्ची तुझे लगी तो नहीं? कैसी है तू? तुझे कितनी बार कहा है कि अकेले मत जाया कर तू, लेकिन तू तो हमारी बात मानती ही नहीं। आज अगर तुझे कुछ हो जाता तो फिर हम तुम्हारे नानू को क्या जवाब देते? हम तो कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहते। ये कहते कहते मधु जानबूझकर और तेज रोने लगती है और तभी रमेश जी ने भी सिया के बालों में हाथ फेर कर थोड़ा सा प्यार दिखाते हुए कहा कि सिया कसम है तुझे मेरी और अपनी माँ की, अगर आज के बाद तूने घर के बाहर एक कदम भी रखा, अगर आज तुझे कुछ हो जाता तो सच कहता हूँ तो मैं तो जीते जी ही मर जाता। वहीं संजना भी अब रोते रोते एक्टिंग करके बोलती है कि सिया मैंने तुझे कितनी बार कहा था ना, मैं तेरी बहन हूँ, मुझे अपने साथ लेकर जाया कर, लेकिन तू तो मेरी कोई बात ही नहीं मानती है, तू तो बस अपनी ही चलाया करती है मुझ पर। सिया तो अभी चुपचाप से अपने रिश्तेदारों का नाटक देख रही थी। वो तो अच्छे से जानती थी कि ये सब कुछ एक दिखावा है। वहीं निहाल भी ये सब कुछ देख रहा था। उसे तो पहले से ही थोड़ी सी गड़बड़ लग रही थी और अब मधु और रमेश का ऐसा नाटक देखकर उसे और भी ज़्यादा गड़बड़ लगने लगी थी। निहाल पहले से ही उन तीनों पर शक कर रहा था। मधु ने फिर से रमेश जी को चुप कराते हुए कहा कि अब शांत हो जाइए आप, देखिए हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है इसे, चलो इसे घर लेकर चलते हैं। रमेश ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर वो भी सिया को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो निहाल अभी उन्हें जाता हुआ देख रहा था और फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन करके कहा कि निर्भय तूने आज तक कोई काम ढंग से नहीं किया है, लेकिन आज मैं तुझे एक इम्पॉर्टेंट काम दूंगा, वो काम तुझे करना ही पड़ेगा, वो भी एकदम से परफेक्ट तरीके से, समझा तू? बिना किसी गड़बड़ के, किसी भी हालत में ये काम तुझे अब करना ही पड़ेगा और अगर तूने ज़रा सा भी मना किया इस काम करने के लिए तो मुझसे बहुत ही ज़्यादा मार खाने वाला है, तो वो भी बहुत बुरी तरह से मारूंगा तुझे, समझा तू? इधर दूसरी तरफ से निर्भय थोड़ा सा डरते हुए बोलता है कि अरे पापा आप काम तो बताइए पहले, तभी तो बताऊंगा मैं, क्या काम क्या करना है पहले बताइए तो सही। तो निहाल बोलता है कि बेटा कहते हैं कि खोटे सिक्के ही काम आते हैं, तो फिर आज मैं भी देखता हूँ कि मेरा खोटा सिक्का कितना काम आएगा मेरे अपने पापा की ऐसी बातें सुनकर। तो निर्भय को थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया था और फिर वो बोलता है कि पापा ऐसी बातें आपके ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करती हैं, ये बातें तो बड़े पापा पर ही सूट करती हैं। आप वो बताओ ना जो आप कहना चाहते हो, जो काम आप मुझे बताना चाहते हो, फटाफट से वो काम बता दो मुझे। तो निहाल ने भी थोड़ा सा हैरानी से अपने फ़ोन को देखा और फिर गुस्से में बोलता है कि तुझे प्यार से समझ में नहीं आता है ना, तो गुस्से में ही समझ में आता
है तो अभी बताता हूँ तुझे, समझा तू। इस पर निर्भय ने भी थोड़ा सा हंसकर कहा कि मजाक कर रहा हूँ पापा, प्लीज़ अब आप अपना काम बताओ कि आप क्या चाहते हो मुझसे करवाना। तो निहाल बोलता है कि तू जानता है ना कि हम सिया के घर गए थे संकल्प के लिए रिश्ता लेकर, उसके साथ उसकी शादी करने के लिए। तो सिया किसी और को पसंद करती है, ये बात हमें उसने खुद ही बताई थी। निर्भय भी थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलता है कि अरे हाँ पापा, ये तो मैं जानता हूँ, तो फिर आप क्या कहना चाहते हो मुझसे? प्लीज़ आप ये मत कहना कि मैं सिया से शादी कर लूँ, मैं तो निशि से ही प्यार करता हूँ ना, तो फिर मैं उसी से ही शादी करूँगा। निहाल ने भी अपने माथे पर अपना हाथ मार लिया और फिर थोड़ा सा इरिटेट होते हुए बोलता है कि निर्भय, सच कहती है दादी, तू ना मुझसे भी 4 कदम आगे है, मेरा भी बाप है तू। अब चुपचाप से मेरी बात सुन। मुझे लगता है कि सिया किसी मुसीबत में है और वो अपना सच किसी को भी नहीं बता रही। उसके मामा मामी मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। आज उसका एक्सीडेंट हो गया था। और ये सुनकर निर्भय थोड़ा सा सीरियस हो गया था और फिर वो थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलता है कि पापा, आज सिया और संजना हमें मॉल में मिली थी और फिर उसका एक्सीडेंट कैसे हो गया? मैंने तो खुद ही उसे अपनी गाड़ी में बैठाया था। अब तो निहाल का शक यकीन में बदल रहा था। उसे अब तो पूरा यकीन हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। निहाल बोलता है कि मुझे यही सब कुछ तो पता करना है, तो मुझे ये पता करके बताओ कि सिया के मामा मामी सिया को लेकर कैसे बर्ताव करते हैं, उसके साथ ठीक से बर्ताव करते हैं या नहीं, वो सिया के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं या फिर नहीं। ऐसा तो नहीं है कि उनकी आंखें मगरमच्छ के आंसू बहाती हों और फिर सामने कुछ और पीछे कुछ और। तो निर्भय बोलता है कि पापा, मुझे भी 2-3 दिन का टाइम है, मैं पता करके बता दूंगा कि आखिर मामला क्या है। तो निहाल ने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे तुझसे यही उम्मीद है, तो मेरा काम जल्दी से करेगा। इतना कहकर निहाल ने भी फ़ोन कट कर दिया और फिर निर्भय इस वक्त प्रताप हाउस के गार्डन में ही खड़ा हुआ था। शायद वो अभी अभी शॉपिंग करके वहाँ पर आया था। उसने भी संकल्प की तरफ देखा जो कि गाड़ी अभी पार्क करके वहाँ से धीरे धीरे आ रहा था। दोनों ही अब अंदर चले गए और फिर अंदर जाकर निर्भय तो सोफे पर आराम से बैठकर मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करने लगा। वो अपने फ़ोन में बिजी हो जाता है और फिर संकल्प जो सीधा किचन में जाता है, शायद उसे बहुत ही तेज प्यास लगी थी। किचन में जाकर उसने देखा तो एक मेड काम कर रही थी। तो संकल्प ने भी फ्रिज खोला और फिर पानी की बोतल निकाली, ग्लास उठाया और ग्लास में पानी डालकर पानी पीने लगता है। और तभी उसकी नज़र मेड के हाथ पर जाती है जहां पर एक कट का निशान लगा हुआ था। संकल्प को भी एकदम से याद आता है कि जैसे उसने आज ही ये कट का निशान किसी के हाथों पे देखा था। उसने जल्दी से अपना दिमाग दौड़ाया, फिर उसने याद किया कि सिया के हाथों पर उसने ऐसा निशान देखा था। उसने भी जल्दी से पानी का ग्लास साइड में रखा और फिर तेज कदमों के साथ उस मेड के पास जाकर बोलता है कि अरे दीदी, तुम्हारे हाथ में ये कट का निशान कैसे लगा? चोट लग गई क्या, या फिर सब्जी काटने की वजह से लग गई? वो मेड अभी 30-35 साल की ही होगी। उसने पलट कर संकल्प की तरफ देखा और फिर बोलती है कि क्या बताऊं भैया, मेरा मर्द है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा मारता है, बहुत ज़्यादा पीटता है मुझे। मेरा हाथ काटने की कोशिश भी कर रहा था, वो मुझे बहुत ज़्यादा पीटता है, उसी की वजह से ये निशान लग गया है मेरे हाथ पर। यह सुनकर तो संकल्प की आंखें हैरानी से फैल गई थी। उसे तो बहुत ज़्यादा हैरानियत हो रही थी। उसने मेड का हाथ पकड़ा और फिर उस निशान पर हल्का हल्का सा हाथ लगाकर कहा कि दीदी, मतलब ये सब्जी काटते हुए नहीं कटा है, किसी और के मारने से हुआ है ना? तो मेड बोलती है कि नहीं भैया, भला सब्जी काटते हुए हाथ इतने ऊपर थोड़ी ना कैसे कट जाएगा, इतने ऊपर हाथ थोड़ी ना कटेगा। अगर कटना ही होता है तो उंगली कटती है। ये तो मेरे मर्द ने मुझे चाकू से काटने की कोशिश करी थी, इस वजह से कटा हुआ है। तो संकल्प ने भी हाथ बांध कर कहा कि और आपने अपने मर्द को कुछ भी नहीं कहा? अरे उसका मुंह तोड़ देती ना आप, उसे जेल पहुंचा देती, उसके हाथ पैर तोड़ के इकट्ठा कर देती। इस पर उस मेड ने भी अपनी साड़ी का पल्लू कमर पर टाँका और बोलती है कि भैया, पहले तो मैं भी पिट जाती थी, लेकिन अब नहीं पिटती हूँ मैं। अरे काम करती हूँ ना, खाना खाती हूँ, बच्चों को भी पालती हूँ, और फिर अपने मर्द की मार क्यों सहूँगी मैं? बिल्कुल भी नहीं सहूँगी। अब तो मुझे हाथ भी लगाता है तो फिर मैं भी बहुत मारती हूँ उसे, मार मार कर उसका भरता बना देती हूँ। ये कहते कहते उस औरत के चेहरे पर भी स्वाभिमान की झलक दिख रही थी और कहीं ना कहीं हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। तो संकल्प ने भी अब प्राउड के साथ उस औरत की तरफ देखा और फिर हाई फाई देते हुए कहा कि बिल्कुल ठीक किया है दीदी आपने, ऐसों का ऐसे ही इलाज होता है, कभी भी पीछे मत हटना इस चीज़ के लिए। खासकर जब अपने स्वाभिमान की बात आती है ना, तो फिर तो आपको आगे बढ़कर अपने लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा। औरतों को ज़रूरत से ज़्यादा लड़ना चाहिए, मैं आपके साथ हूँ। और हाँ, कभी आपका पति अगर आपके साथ कुछ भी उल्टा सीधा काम करे ना, तो मुझे ज़रूर बता देना, एक ही मुक्के में उसे सुला दूंगा, है ना? इतना कहकर संकल्प जोर जोर से हंसने लगता है और फिर संकल्प को भी हंसता हुआ देखकर वो मेड भी हंसने लगती है। दोनों की ही आवाज़ बाहर तक आ रही थी, जो कि अभी निर्भय सुन रहा था। निर्भय खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार, ये संकल्प भी ना किसी के साथ भी कंफर्ट हो जाता है, हर
हर जगह अपने दांत फाड़ देता है। ये ऊपर से लेकर नीचे तक बस शरारत है जो इसके अंदर भरी हुई है, कूट कूट कर। पता नहीं इसे सिया का कैसे दुख नहीं दिखाई देता है। इधर दूसरी तरफ अब धीरे धीरे रात का वक्त हो चुका था। रूही बालकनी में खड़ी हुई थी और तभी पीछे से रूहान ने उसे अपने प्यार से गले लगा लिया था। अपना चेहरा रूही के गर्दन में छुपाते हुए वो प्यार से बोलता है कि जैस्मीन, क्या कर रही हो तुम? ऐसे अकेले क्यों खड़ी हो? मेरे पास भी तो आ सकती थी। रूही ने भी हल्का सा पलट कर देखा और कहा कि अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर खड़ा होना। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आती है, सीधा चांद दिखाई देता है, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। रूहान ने भी अपनी पकड़ थोड़ा सा रूही पर कसते हुए कहा कि मुझे भी यहाँ पर 2 चांद दिखाई देते हैं। तो रूही की आंखों में तो हल्की हल्की सी चमक आ गई थी और कहीं ना कहीं थोड़ी सी शर्म, होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट भी आ चुकी थी। रूही ने भी अपना सिर रूहान के सीने पर प्यार से रख लिया और फिर उसके दिल की धड़कनों को सुन रही थी। तो रूहान ने भी अब अपनी पकड़ थोड़ा सा मजबूत कर ली थी, जैसे अब वो कभी भी रूही को नहीं छोड़ेगा, हमेशा ऐसे ही अपनी बाहों में भरकर रखेगा। धीरे धीरे रूहान ने अपना चेहरा रूही की गर्दन में छुपाना शुरू कर दिया था और फिर अपने होठों से हल्का हल्का सा हरकत करता हुआ रूही के होठों तक आ गया था और अगले ही पल दोनों के बीच में एक मीठी सी किस हो जाती है और फिर अगले ही पल रूहान ने भी रूही को अपनी गोद में उठाया और फिर सीधा उसे अपने कमरे में लेकर आ जाता है। रूहान ने रूही को बेड पर प्यार से लिटाया और फिर अपना चेहरा फिर से रूही की गर्दन में छुपा दिया। रूही ने भी कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे तो अब थोड़ा थोड़ा शर्म भी आ रही थी और दिल की धड़कनें तो उसकी भागने लगी थी और फिर रूहान के एहसास को वो महसूस करने लगती है। देखते ही देखते रूही और रूहान एक बार फिर से एक दूसरे के प्यार में खो चुके थे। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में लिपट चुके थे। जहाँ एक तरफ प्यार का पल हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ संकल्प जो बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगा रहा था। उसका मन तो अभी इतना ज़्यादा बेचैन हो रहा था कि जैसे अभी वो कुछ भी कर सकता था। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर सिया का हाथ सच में सब्जी काटते हुए कट गया था या फिर जानबूझकर किसी ने उसके हाथ पर चाकू से वार किया था या फिर उसे जानबूझकर काटने की कोशिश करी थी। अब तो संकल्प को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। संकल्प जब जब अपनी आंखें बंद करता उसे बस सिया का चेहरा ही दिखाई दे रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या सही है और क्या गलत है। बेशक से सिया ने संकल्प के दिल में जगह नहीं बनाई थी, लेकिन फिर भी दिमाग में तो घर बनाकर बैठ गई थी। संकल्प था ही कुछ ऐसा कि किसी को भी मुसीबत में देख लेता तो शायद वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाता था। रात के 11 बजे के समय था। निर्भय ने भी बाइक सिया के घर के बाहर आकर रोकी और फिर निर्भय जो घर को बाहर से देखने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब घर के अंदर कैसे जाए। वो इधर उधर देख रहा था कि वो घर के अंदर बस एक बार जाकर देख ले कि वहाँ पर क्या हो रहा है। कुछ सोचकर निर्भय ने भी अपना हेलमेट उतारा और फिर उसे बाइक पर रखा और खुद उतरकर सिया के घर के बैक साइड में चला जाता है। वहाँ जाकर उसने सब जगह देखा तो उसे एक छोटी सी दीवार नजर आती है जिसे वो आराम से कूद सकता था। निर्भय ने बिना सोचे समझे ही उस दीवार को कूद लिया, लेकिन जैसे ही वो सिया के घर के अंदर कूदा वैसे ही उसने वहाँ पर एक लड़के को देखा, जिसे देखकर निर्भय की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी। उस लड़के ने अपना चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। निर्भय को लगा कि शायद सिया के घर में कोई चोरी करने के लिए आया है, वो कोई चोर है। उसने जल्दी जल्दी से अपनी बाजुओं को फोल्ड किया और फिर उस लड़के की तरफ बढ़ गया। उसने जल्दी से जाया और फिर उस लड़के के कॉलर को पकड़कर मुक्का मारने को हुआ था कि तभी उस लड़के ने निर्भय का हाथ पकड़ लिया और फिर अपना मास्क हटाते हुए बोलता है कि कुत्ते, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तेरा क्या काम है? तो निर्भय ने भी अब थोड़ा सा हैरानी से उस लड़के का चेहरा देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया। वो कोई और नहीं था बल्कि संकल्प था, जो पहले ही सिया के घर पे आ चुका था। संकल्प को देखकर निर्भय अपनी आंखें फाड़ कर बोलता है कि कंजर, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? इतनी रात को तू सिया के घर में क्या कर रहा है? तो संकल्प ने भी थोड़ा सा गुस्से में निर्भय की तरफ घूरकर देखा और कहा कि कहीं तुम सिया से मिलने के लिए तो नहीं आया था ना? कहीं तू उसके साथ कोई दोस्ती तो नहीं बढ़ाना चाहता है ना? तो निर्भय बोलता है कि साले, तू क्या संजना से मिलने के लिए यहाँ पर आया था क्या? तो संकल्प ने भी अब अगले ही पल निर्भय का कॉलर पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा कि सच सच बता, निजी को चीट कर रहा है ना तू? तू यहाँ पर सिया के साथ प्यार से बातें करने के लिए आया था। मैंने तुझे मॉल में भी देखा था, तो तुझे सिया पसंद आ गई है ना? बता बता मुझे। देख, अगर ऐसी बात है ना तो सच कहता हूँ, बता दे मुझे, लेकिन घर वालों से छुपा कर ऐसे सिया से मिलने के लिए मत आ यहाँ पर, समझा तू? तो निर्भय तो आंखें फाड़े बस संकल्प को ही देख रहा था और फिर अगले ही पल उसने भी संकल्प के सीने पर थोड़ा सा हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा कि साले, थोड़ा कम ही बोला कर तू, तेरे जैसा नहीं हूँ मैं, समझा? हर दूसरी लड़की पर लाइन मार दूँ। निशी से ही प्यार करता हूँ और उसी से ही शादी करूँगा, उसी से ही प्यार करता रहूँगा। और रही बात सिया की, मैं तो उसे देखने के लिए यहाँ पर आया था। क्या सच में सिया इस घर में ढंग से रहती भी है या फिर उसके मामा मामी उसे टॉर्चर करते हैं, उसे परेशान करते हैं? समझा तू? तू तो अपनी अलग ही खिचड़ी बना लेता है,
क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ना, संजना देखने में कुछ और है और बोलने में कुछ और है। वो जानबूझकर हमारे सामने अच्छा बनने का नाटक करती है। तुझे तो दिखाई नहीं देता है, तू तो पागल है पागल। तू तो बस संजना की खूबसूरती में पागल हो चुका है और तुझे तो बस ऊपरी खूबसूरती दिखाई देती है, अंदरूनी खूबसूरती तेरे बस की नहीं है। लेकिन मुझे दिखाई देता है, इसीलिए मैं देखने के लिए यहाँ पर आया था। वैसे भी सुना नहीं था तूने वानर सेना ने क्या कहा था कि सिया उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फिर उनकी जिम्मेदारी है, समझा? तो इसीलिए फिर हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। इतना कहकर निर्भय गुस्से में अंदर की तरफ जाने लगा तो संकल्प ने उसकी बाजू को पकड़ लिया और फिर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा कि यार देख, ऐसे मत बोलना, मैं भी तो सिया को देखने के लिए आया था। मुझे बिना कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ जरूर लग रही थी। सिया थोड़ा थोड़ा परेशान लग रही थी। ऐसा नहीं है कि तू नोटिस करता है, और मैंने भी उसकी हाथों को देखा था, मैंने भी उसकी कलाई के ऊपर हाथ पर देखा था तो उसका भी कट का निशान लगा हुआ था, मैंने नोटिस किया था। तो मुझे लगता है ना हो किसी ना किसी ने जानबूझकर सिया के साथ ऐसा बिहेव किया है, उसे मारने की कोशिश करी है। संकल्प की बात सुनकर निर्भय थोड़ा सा हैरानी से उसे देखने लगता है तो संकल्प ने भी थोड़ा सा शर्मिंदगी के साथ कहा कि देख, ऐसे मत देख, मुझे शर्म आती है, मुझे, समझा? तो निर्भय को तो एकदम से हंसी आ गई थी और फिर उसने अगले ही पल संकल्प के सीने पर एक पंच मारकर कहा कि चल कर देखते हैं सिया ठीक है या फिर नहीं। तो दोनों ने ही हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर चुपचाप से एक कमरे की खिड़की से होते हुए अंदर की तरफ चले जाते हैं। दोनों ने ही अंदर जाकर कमरे के दरवाजे से पीछे छुपकर देखा तो उन दोनों की आंखें तो खुली की खुली रह गई थी। दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो रहा है। क्या देखा है संकल्प और निर्भय ने और क्या अंजाम होगा इस कहानी में आगे? क्या संकल्प अपना पाएगा सिया को? क्या उसे होगा सिया से प्यार, या फिर सिया की जिंदगी में आएगा कोई और? देखने के लिए ना भूलिए दर्द से मोहब्बत।